Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Nureen and today we are going to solve the short answer questions of chapter number 15 that is electromagnetic induction which you have recently completed और उसके ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं आज हम इनको अटेम्प्ट करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका उसमें यह है कि डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, डज द इंड्यूस्ड करंट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो सबसे पहली बात कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है अगर आपको याद हो तो उसका फार्मूला ये हमने पढ़ा था ना, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। नो यू कैन सी कि इस फार्मूला में कहीं पे भी रेजिस्टेंस का जिक्र नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली ऑन द रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन जो इंड्यूस्ड करंट है आपकी वो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, अगर आप ओहम लॉ यूज करें V इज इक्वल टू आई आर, सो यू कैन राइट I इज इक्वल टू V ओवर आर। V की जगह जहां आप इंड्यूस्ड ईएमएफ यूज कर सकते हैं वहां पे हम V यूज करते थे। पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ जो E होता है दोनों की सेम यूनिट्स हैं, सो यू कैन राइट E एक्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सो I इज इक्वल टू E ओवर आर। इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का नजर आ रहा है कि ताल्लुक नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि जो इंड्यूस्ड करंट है आपकी वो तो डिपेंड कर रही है ऑन द रेजिस्टेंस, बट जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है जिसके फार्मूला से आपको नजर आ रहा है कि कहीं पे भी रेजिस्टेंस का ताल्लुक नहीं है, वो डिपेंड नहीं करता ऑन द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, दिस इज द फार्मूला अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ, हेंस इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। यानी किसी भी सर्किट के अंदर किसी भी कॉइल की रेजिस्टेंस पे वो डिपेंड नहीं करेगा, बट द इंड्यूस्ड करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल इज इक्वल टू I इज इक्वल टू E ओवर आर, दिस इज अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। ये किसके मुताबिक हम लिख रहे हैं? ओहम्स लॉ के मुताबिक। एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस R ऑफ द कॉइल। So if the resistance increases, the current will decrease because the product of I and R is always constant। और ये भी आपको हम ला से अगर आपको याद हो V इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि करंट जब इंक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। तो एक वैल्यू में अगर इंक्रीज आ रहा हो और मल्टीप्लाई हो रही हो वो सेकंड वैल्यू से जिसमें उतना ही डिक्रीज आ रही है, यानी करंट जितनी इंक्रीज करेगी रेजिस्टेंस उतना ही डिक्रीज करेगा। तो जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो है वो हमेशा एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी विच इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये था कि जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो तो आपकी रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही डायरेक्टली, बट जो आपका इंड्यूस्ड करंट है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का रिलेशन आप लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, वेयर एज इंड्यूस्ड करंट की जो आप रिलेशन इधर यूज कर रहे हैं वो आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग ओहम्स लॉ। ठीक है, और उसके बाद जब आप करंट और रेजिस्टेंस का ताल्लुक देखते हैं, क्योंकि करंट इंक्रीज करती है रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट शुड बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये यहाँ पे आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2। A square loop of the wire is moving through a uniform magnetic field. The normal of the loop is oriented parallel to the magnetic field. Is an EMF induced in the loop? Give a reason for your answer. अच्छा जी, अब अगर पैरेलल डायरेक्शन में आप उसका नॉर्मल जो है वो रख देंगे तो फिर क्या होगा? उसका मतलब जो होगा कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल लूप को कर देते हैं ना, तो फिर उस वक्त चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं आ सकता, क्योंकि आपको पता है कि आपका इंड्यूस ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ जो फार्मूला है इंड्यूस ईएमएफ का, दिस इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। सो इंड्यूस ईएमएफ के लिए ये बहुत जरूरी है कि देयर शुड बी अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कब आएगा? जब आप उसको इन पैरेलल डायरेक्शन ना करें, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करेंगे तो मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ होती है ना। तो जब आप उस लूप को पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड कर देंगे सो देयर विल बी नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा सो द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी जीरो, क्योंकि आपका जो फैराडे लॉ है वो ये कहता है कि इंड्यूस ईएमएफ जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होता है। इफ योर स्क्वायर लूप विल बी इन पैरेलल डायरेक्शन, अगर उसका नॉर्मल जो है वो पैरेलल है टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब है कि आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है या जो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो उस वक्त जीरो है। दैट्स वाई जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो भी उस वक्त जीरो होगी अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। सो इफ द इस तरह आप इसका आंसर लिखेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड बिकॉज देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग द लूप, दैट इज डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। सो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, और ये रिलेशन आपको कौन दे रहा है? बार बार मैं आपको बता रही हूँ, फैराडे लॉ।
ठीक है, फैराडे लॉ से ये रिलेशन आपको मिली है. सो दिस इज देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज 0, सो द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल आल्सो इक्वल टू 0. एंड इफ द स्क्वायर लूप इज बीइंग ओरिएंटेड in the magnetic field so that the in such a way the loop is cutting the magnetic field lines due to its motion and hence the magnetic EMF will produced in the coil. और अगर आप उसको थोड़ा सा रोटेट करें यानी उसको पैरेलल डायरेक्शन करने की बजाय, अगर तो ये तो क्लियर बात है ना कि अगर आप पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो कोई चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं आएगा. अब अगर आप उस कॉइल को आहिस्ता आहिस्ता रोटेट करना शुरू कर दें तो फिर वहां पर थोड़ा बहुत जो है वो ये किस तरह से होगा, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इट्स मोशन, वो फिर उस मैग्नेटिक फील्ड को कट करना शुरू कर देंगे और फिर थोड़ा बहुत चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आना स्टार्ट हो जाएगा. पैरेलल डायरेक्शन में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी क्योंकि कोई फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा. लेकिन जब आप उसको आहिस्ता आहिस्ता रोटेट करना शुरू कर देंगे तो फिर वहां पे पॉसिबिलिटी है कि वहां पे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा एंड हेंस एन ईएमएफ विल प्रोड्यूस इन द कॉइल, और तब ईएमएफ प्रोड्यूस होना शुरू होगी कॉइल के अंदर. बट पैरेलल डायरेक्शन में कभी भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो सकती क्योंकि वहां पे कोई चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है. पैरेलल में बिल्कुल नहीं होगी, जीरो होगी. जबकि जब आप रोटेट करना शुरू कर देंगे तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आना शुरू हो जाएगा और उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाएगी. और अगर आप उसे रोटेट करते करते कॉइल को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर देंगे यानी 90 डिग्री के एंगल पे, पैरेलल में तो बिल जीरो थी ना फ्लक्स, तो 90 डिग्री पे अगर आप उसे कर देंगे परपेंडिकुलर तो उस वक्त जो आपकी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगी और तब आपकी इंड्यूस ईएमएफ का जो आंसर है वो भी मैक्सिमम आएगा. सो इन पैरेलल डायरेक्शन देयर इज नो ईएमएफ इंड्यूस, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन द इंड्यूस्ड ईएमएफ शुड बी मैक्सिमम, और इन बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम आपकी कोई भी इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं. बट इन जहां पे जो उन्होंने आपसे क्वेश्चन किया था पैरेलल डायरेक्शन का, सो देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड्स एंड नो ईएमएफ शुड बी इंड्यूस्ड इन द पैरेलल डायरेक्शन. तो ये इसका आंसर है. ठीक है जी. उसके बाद हम आगे चलते हैं. आपका 15.3 में क्या है, a light metallic ring is released from the above into the vertical bar magnet viewed from above. Does the current flow clockwise or anti-clockwise in the ring? आप एक मेटालिक रिंग को ये देखें, इसमें आगे फिगर भी दिखाई हुई इस तरह से. आप ये मेटालिक रिंग जो है अगर आप इस तरह से इसको ड्रॉप कराएंगे इस मैग्नेट के ऊपर तो याद रखें लेंज लॉ हमेशा हमें ये कहता है, जैसे फैराडे लॉ आपको बताता है ना कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होता है, तो लेंज लॉ आपको डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस देता है. अब अगर आप इसको ऊपर से ड्रॉप कराएंगे तो ये कॉइल इस तरह ऊपर से नीचे आ रहा है, तो लेंज लॉ हमें कहता है कि सिमिलर पोल्स, यानी अगर ये नॉर्थ पोल है ना तो जो कॉइल का वो एंड जो कि इसके सामने फेसिंग कर रहा है इसको, यानी द एंड ऑफ द मेटालिक रिंग विच इज फेसिंग दिस बार मैग्नेट शुड बी ऑफ द सेम पोल. यानी अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये वाला जो उसका एंड होगा मेटालिक रिंग का जो कि उसको फेस कर रहा है वो भी नॉर्थ पोल होगा. दैट्स वाई वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगी ना. यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ईएमएफ इंड्यूस जो है वो या करंट इंड्यूस जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी. तो ये लेंज लॉ हमें कहता है कि वो जो सिमिलर पोल्स जनरेट होते हैं जब आप किसी भी चीज़ को ड्रॉप कराते हैं ना, तो सिमिलर पोल्स यानी ये वो एंड जिस पे आप जो फेस कर रहा है उस बार मैग्नेट को तो उस पे सिमिलर पोल आएगा. अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये भी इस वक्त नॉर्थ पोल होगा और दैट्स वाई फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगी करंट और ईएमएफ. तो ये चीज़ अब आपने इसमें देखना है कि किस डायरेक्शन में करंट और ईएमएफ जो है वो आएगी. अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस एन इंड्यूस्ड करंट विल प्रोड्यूस्ड. आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट जो है वो जनरेट होती है. यह आपको उसका मैग्नीट्यूड या उसकी वैल्यू किसने आपको बताई, फैराडेज लॉ ने. लेंज लॉ आपको उसकी डायरेक्शन के बारे में बताता है. लेंज लॉ शोज दैट द इंड्यूस्ड करंट इन द रिंग शुड फॉलो इन द रिंग इन सच अ वे सो एज टू अपोज द काज विच इज प्रोड्यूसिंग इट. लेंज लॉ कहता है कि वो अपने काज को अपोज करता है. आप जिस डायरेक्शन में वो इस तरह से इंड्यूस करंट जनरेट होती है कि वो अपने काज कौन है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. यानी लेंज लॉ हमें ये कहता है कि वो जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें आ रहा है उसकी वजह से वो उसका काज है जिसकी वजह से इंड्यूस करंट और ईएमएफ जनरेट होगा, तो वो अपने काज को क्या करेगा, अपोज करेगा. दैट्स वाई ये सिमिलर पोल्स जो हैं ये जनरेट हो जाएंगे. सो एज टू अपोज द काज विच इज प्रोड्यूसिंग इट. द इंड्यूस्ड करंट फ्लोइंग थ्रू द रिंग शुड बी प्रोड्यूस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड दैट विल अपोज द मोशन इन द लूप टूवर्ड्स द बार मैग्नेट. तो फिर ये इंड्यूस करंट इसमें जनरेट हो जाएगी. ये हमें फैराडे लॉ बताता है और उसकी डायरेक्शन आपको लेंज लॉ बताता है. सो द साइड ऑफ द रिंग फेसिंग द मैग्नेट मस्ट बी द नॉर्थ पोल ऑफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड. क्योंकि ये आपका जो वो पोल, वो मेटालिक रिंग की वो साइड जो कि उसको फेस कर रही है बार मैग्नेट को, वो सिमिलर पोल होगी. यानी अगर ये नॉर्थ पोल है तो उसका जो साइड उसकी तरफ है वो भी नॉर्थ पोल होगी. अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल शोज दैट दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड ओनली इफ द इंड्यूस्ड करंट फ्लोइंग थ्रू द रिंग इज
क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है ये तब आएगा जब आपकी इंड्यूस करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, तो फिर आपकी जो इंड्यूस करंट और ईएमएफ जो जनरेट होगी वो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और ये इसी वजह से है राइट हैंड रूल के मुताबिक कि लेंज़ ने हमें कहा कि सिमिलर पोल्स बन जाते। अब जब सिमिलर पोल है तो आपको पता है नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, और नॉर्थ नॉर्थ को जब रिपेल करेगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगी, इंड्यूस करंट जो जनरेट होगी या जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी दैट शुड बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है यहाँ पे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और दैट्स वाई जो करंट इंड्यूस होनी चाहिए, क्योंकि सिमिलर पोल्स बन गए, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, दैट इंड्यूस करंट और ईएमएफ शुड बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये इसका आंसर है। ठीक है जी, उसके बाद आगे देखते हैं 15.4, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द रजिस्टर आर एज शोन एज द स्विच एस इज क्लोज्ड एंड बी द स्विच इज ओपन। अब ये देखें, शुरू में ये देखें कि अगर आप इस स्विच एस को पहले जो आप क्लोज करें, आपको पता है ये म्यूचुअल इंडक्शन की बात हो रही है, एक कॉइल में आप करंट फ्लो करा रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। अब जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इसमें से फ्लो कर रही है और इस चेंज आप इसमें रियोस्टेट की मदद से चेंज इन रेजिस्टेंस करके चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लेकर आएंगे, ठीक है ना, करंट को वेरी करा के आप चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लेके आएंगे, और उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो आपका सेकेंडरी कॉइल है उसमें करंट और ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होगी। ये हमने पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्शन के टॉपिक में कि जो प्राइमरी कॉइल है उसमें आप चेंज इन करंट लेके आते हैं जिसकी वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स आता है, और उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ और करंट जो है वो इंड्यूस होती है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब प्राइमरी कॉइल में आप देख रहे हैं कि करंट फ्लो कर रही है पॉजिटिव से नेगेटिव इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट इन द सेकेंडरी कॉइल शुड बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ, फिर उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होती है। ठीक है, ये आप एरो से देख सकते हैं इसको। अब ये आपको क्या बता रहे हैं कि व्हेन द स्विच इज क्लोज द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम steady value during this interval magnetic flux in the secondary coil increases from 0 to maximum and an induced current is produced in it। अब आप ये देखिए जब आप इस स्विच को क्लोज करेंगे तो करंट जो है वो फ्लो कर रही है पॉजिटिव से नेगेटिव इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी किस तरह आएगा, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब उसकी वजह से जो सेकेंडरी कॉइल है आपका वो उसमें जो करंट और ईएमएफ इंड्यूस होगी दैट शुड बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि सिमिलर पोल्स जनरेट हो जाते हैं ना अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ। अगर ये एंड नॉर्थ पोल है आपका इस सोलिनॉइड का, तो ये एक बार मैग्नेट के तौर पे एक्ट करता है ना जब इसमें से करंट फ्लो करती है, तो ये नॉर्थ पोल है, तो जो सेकेंडरी कॉइल है उसका भी वो एंड जो कि फेस कर रहा है इस साइड को प्राइमरी कॉइल के, वो भी नॉर्थ पोल हो जाएगी, यानी सिमिलर पोल्स हैं, और सिमिलर पोल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ, तो फिर उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो इंड्यूस करंट और ईएमएफ जो है वो जनरेट होनी चाहिए, क्योंकि प्राइमरी कॉइल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, तो उसकी वजह से जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। दैट्स वाई इन द सेकेंडरी कॉइल जो इंड्यूस ईएमएफ और करंट होगी दैट शुड बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ, और यही उन्होंने यहाँ पे आपको बताया। द साइड ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल फेसिंग द अदर कॉइल बिकम्स नॉर्थ पोल, सो इट अपोजेस द नॉर्थ पोल। द करंट इन द अदर कॉइल मस्ट फ्लो एंटी क्लॉकवाइज, हेंस द करंट इन आर फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज शोन। तो इस तरह से करंट जो है वो इस रजिस्टर से वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगी। ये पहला केस था जब आपने स्विच को क्लोज किया था। अब सेकंड केस क्या है, व्हेन द स्विच इज ओपन। अब जब स्विच ओपन हुआ है तो एकदम से तो करंट जीरो नहीं हो जाती ना, आस्ता आस्ता पहले जो करंट जब इंक्रीज हो रही थी जीरो से मैक्सिमम की तरफ, तो जो आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स था वो भी कैसा था, इंक्रीज हो रहा था, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज आ रहा था, और उसकी वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ और करंट सेकेंडरी कॉइल में है वो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो इंड्यूस हो रही थी। अब क्या होगा, जैसे ही आप इस स्विच को ओपन कर दें तो एकदम से करंट क्या करेगी, टेंड्स टू जीरो, यानी करंट कोशिश करेगी कि वो जीरो को अप्रोच करे, और जो आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी जीरो को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, यानी उसमें डिक्रीज आएगा। अब जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जिसमें अब डिक्रीज आएगा, जैसे वो अगर शुरू में पहले वो किस डायरेक्शन में था करंट और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अब उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि जो डिक्रीज आएगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में डिक्रीज आएगा।
अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसमें इंक्रीज आ रहा था तो डिक्रीज किस तरह आएगा, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो जो इंड्यूस करंट और ईएमएफ अब जो इंड्यूस होगी इन द सेकेंडरी कॉइल वो भी उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। वो पहले कैसे थी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही थी, अब वो क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगी। सो ये फर्क आएगा व्हेन द स्विच इज ओपन। स्विच क्लोज किया था तो स्विच क्लोज करने से जो चेंज इन करंट, जो करंट थी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी और उसकी वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था इन द प्राइमरी कॉइल, और उसकी वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ और करंट था इन द सेकेंडरी कॉइल वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। अब ये हो रहा है कि जैसे ही स्विच आपने ओपन किया तो सारी चीजें रिवर्स हो जाएंगी, क्योंकि अब डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, और डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है कि अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस ईएमएफ और करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगी। ये चीज आपका ये बी पार्ट है व्हेन द सर्किट इज ओपन, जब तक वो जीरो नहीं हो जाती। However, when the switch is open, the current in the circuit decreases from maximum to zero and the flux linked with the other coil decreases and the induced current is produced in the reverse direction. So the current in the R flows from right to left, यानी clockwise direction में। जो पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था अब उसकी डायरेक्शन रिवर्स होके वो क्या होगी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, क्योंकि सारी चीजें रिवर्स होगी। चेंज इन जो करंट है वो उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स होगी, जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स था जो पहले इंक्रीज कर रहा था उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स होगी, तो उसकी वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट है उसकी डायरेक्शन भी अब क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, यानी अब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो ये दोनों पार्ट्स थे आपके। आई होप आपने इस पॉइंट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब आ जाए अपने क्वेश्चन नंबर 15.5 पे। डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट? नो, हमेशा अभी मैंने आपको एक बात बताई कि इंड्यूस ईएमएफ जो है वो सिर्फ डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम नहीं है, इंक्रीज इन। अभी हमने जो ऊपर दोनों पार्ट्स पढ़े ना कि व्हेन द स्विच इज क्लोज एंड व्हेन द स्विच इज ओपन, आपने देखा जब स्विच क्लोज किया था तो जो आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स था वो इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। उसकी वजह से डायरेक्शन जो है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज थी इंड्यूस करंट और ईएमएफ की, उसके बाद जब हमने स्विच को ओपन किया था तो क्या हुआ कि वो जो आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स था वो डिक्रीज करने लग गया था, क्योंकि जो करंट थी अब वो टेंड्स टू जीरो हो रही थी, और उसकी वजह से जो इंड्यूस करंट और ईएमएफ था वो अब जो पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था वो अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। इसका मतलब ये है कि इंड्यूस ईएमएफ हमेशा डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम नहीं है। इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को भी चेंज ही कहते हैं, और डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज का हिस्सा होता है, ठीक है। तो चेंज दो तरह से हो सकता है मैग्नेटिक फ्लक्स में, इंक्रीज में भी हो सकता है और डिक्रीज में भी हो सकता है। सो इसका आंसर ये होगा कि नो, द इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट एक्ट सो एज टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज एक्ट सो एज टू अपोज द cause producing it. If an induced EMF appears in the circuit due to the decrease in magnetic field linking the circuit, the induced current which flows through the circuit produces its own magnetic field that opposes the decrease of magnetic field. In other words, it is the reinforce or increasing, यानी reinforcing और increasing the magnetic flux passing through the circuit. यानी दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि चाहे डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है चाहे इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है, दोनों की वजह से चेंज तो आ रहा है ना मैग्नेटिक फ्लक्स में। तो जब भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा तो आपकी करंट और ईएमएफ लाजमी इंड्यूस होंगी, हाँ जी, लेकिन ये एक काम है कि उनकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अगर तो इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है तो उसकी वजह से जो इंड्यूस करंट और ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो फिर अगर डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा तो उसकी वजह से जो उसकी डायरेक्शन है वो रिवर्स होके, अगर पहले वो एंटी क्लॉकवाइज थी तो अब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। तो सिर्फ डायरेक्शन में फर्क पड़ेगा कि वो क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, अदरवाइज डिक्रीज से भी चेंज जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिक्रीज या इंक्रीज दोनों सूरतों में आपकी ईएमएफ और करंट जो है वो इंड्यूस होगी आपके सर्किट में, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। बस उसकी डायरेक्शन में फर्क आएगा। अब आ जाए अपने क्वेश्चन नंबर 15.6 पे। when the switch in the circuit is closed, current is established in the coil and the metal ring jumps up. Why? Describe what would happen to the ring if the battery polarity were reversed. का मतलब है अगर बैटरी की पॉजिटिव नेगेटिव को चेंज कर दें, पॉजिटिव को नेगेटिव कर दें, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दें, तो आप क्या करेंगे? पोलैरिटी रिवर्स करने से आप उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं ना। अब वही बात बार बार हम करते जा रहे हैं कि अब क्या हो रहा है, इस वक्त जो करंट फ्लो कर रही है इस सर्किट से वो हो रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्किट से करंट फ्लो करने का मतलब है कि जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो इसकी वजह से जो इंड्यूस करंट और ईएमएफ जो इस वक्त इंड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, जिसकी वजह से जो आपका मेटल रिंग है वो अपवर्ड जंप करेगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक बार मैग्नेट बन गया ना, जैसे ही आप इस सॉलिनॉइड में से करंट फ्लो कराएंगे पॉजिटिव से नेगेटिव, ये एक बार मैग्नेट बन जाएगा इस स्विच को क्लोज करने से। अब बार मैग्नेट में अगर ये एंड इस वक्त नॉर्थ पोल है और अदर एंड जो है वो साउथ पोल है, तो आपको पता है लेंज लॉ के मुताबिक ये जो मेटालिक रिंग इसके ऊपर है उसका वो एंड इस वक्त अगर ये नॉर्थ है तो ये भी इस वक्त नॉर्थ पोल के तौर पर एक्ट करेगा, और सिमिलर पोल्स यानी सिमिलर पोल्स जनरेट हो जाते हैं ना, तो सिमिलर पोल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और उसके रिपेल करने की वजह से अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है करंट फ्लो करने से, तो उसकी वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, तो रिंग जो है वो अपवर्ड जंप करेगा ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। अगर आप इसकी पोलैरिटी को रिवर्स भी कर दें, यानी ये एंड नेगेटिव कर दें और ये जो नेगेटिव हैंड है इसको पॉजिटिव कर दें, अब आपकी जो करंट फ्लो करेगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब होगा ये कि आपका ये जो एंड पहले नॉर्थ पोल था और दूसरा एंड साउथ पोल बन रहा था, अब ये एंड साउथ पोल बन जाएगा इस सोलिनॉइड का और दूसरा एंड क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। यानी उसके वो सिर्फ डायरेक्शंस रिवर्स हो जाएंगी, नॉर्थ की जगह साउथ और साउथ की जगह नॉर्थ बन जाएगा। अब लेंज लॉ ये कहता है कि चाहे ये साउथ भी बन गया है तो अब ये जो मेटालिक रिंग है वो उसका भी तो वो एंड फिर साउथ पोल बन जाएगा ना, यानी सिमिलर पोल्स बनने हर सूरत में। पहले नॉर्थ नॉर्थ बन रहे थे, अब दोनों के साउथ पोल बन जाएंगे सिमिलर पोल्स। उसकी वजह से भी वही आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स और में चेंज आने की वजह से इंड्यूस करंट और ईएमएफ जो है वो जनरेट होगी इस सर्किट के अंदर जैसे पहले हो रही थी, और तब भी आपका मेटालिक रिंग अपवर्ड ही उसमें जंप करेगा। ठीक है, दोनों सूरतों में, क्योंकि दोनों सूरतों में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट जो है वो जनरेट होनी है। ठीक है, चाहे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करे, चाहे ये करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करे, दोनों सूरतों में आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा और उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ जनरेट होगी। ठीक है, और रिंग अपवर्ड जंप करेगा। ठीक है, बस उसकी डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा। पहले अगर वो ये करंट क्लॉकवाइज थी तो इंड्यूस करंट और ईएमएफ एंटी क्लॉकवाइज जनरेट हो रही थी। अब अगर ये पोलैरिटी रिवर्स करने से जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया है, तो उसकी वजह से जो अब इंड्यूस ईएमएफ और करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगी। दोनों सूरतों में आपका रिंग ने अपवर्ड ही जंप करना है। आई होप आपने इस पॉइंट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं 15.7। The figure shows a coil of the wire in the XY plane with a magnetic field directed along the y-axis. Around which of these coordinate axes should the coil be rotated in order to generate the EMF? यानी इंड्यूस EMF क्या किस डायरेक्शन में जनरेट होगा? अगर आपका जो वो जो आपका कॉयल है अगर वो XY प्लेन में है तो उसमें इंड्यूस EMF और करंट जो है वो किस डायरेक्शन में जनरेट होगी। अभी हमने सबसे पहला क्वेश्चन यही किया था। हमने देखा था कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल लेके जाते हैं किसी चीज़ को तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं आता, और उस वक्त इंड्यूस ईएमएफ और करंट जो है जारी बात है इंड्यूस ईएमएफ अगर जीरो होगी तो इंड्यूस करंट भी जीरो होगी। ये आप मोशनल ईएमएफ का ये फार्मूला सोच सकते हैं कि E इज इक्वल टू VBL साइन थीटा। ठीक है, अब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स जो है जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो तो उसके लिए थीटा शुड बी 90। ठीक है, तभी आपकी ईएमएफ इंड्यूस होगी ना। अगर आपका थीटा जो है वो जीरो होगा, यानी अगर आप इसको पैरेलल, यानी आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप कॉइल को एक्स प्लेन में कर लें या वाई प्लेन में कर लें। अब मैं इसको वाई प्लेन में नहीं कर सकती इसलिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी इन द वाई प्लेन है, और अगर आप इसको पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल को लेके जाएंगे वाई प्लेन में तो उसकी वजह से कोई चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं आएगा और कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। तो फिर सेकेंड ऑप्शन मेरे पास एक ही है, वो है एक्स प्लेन। इसका मतलब है द कॉइल मस्ट बी रोटेटेड अबाउट एक्स एक्सिस, क्योंकि आपको पता नहीं ये जो आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं एक्स वाई और जी एक्सिस ये आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। तो आपने जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के। अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी वाई एक्सिस में है तो आपका कॉइल वाई एक्सिस में आप उसको रोटेट नहीं करा सकते, उसकी वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं आएगा। ठीक है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और वो इन पैरेलल डायरेक्शन, उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी अगर आप उसको पैरेलल डायरेक्शन में लेके जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कराएंगे, यानी कॉइल को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे, यानी अबाउट द जी जो आपका एक्स एक्सिस है एक्स वाई प्लेन में, तो फिर टू गेट द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड एन इंड्यूस करंट, तो उसके लिए एक्स एक्सिस में रोटेट कराने से फिर उसमें इंड्यूस करंट भी आएगी और इंड्यूस ईएमएफ भी आएगी क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, और वो इंड्यूस ईएमएफ और करंट तभी आती है जब आपका थीटा मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ और करंट तब आती है जब आपका थीटा 90 हो। तो एक्स और वाई में से ऑप्शन जो आपके पास है वाई एक्सिस की ऑप्शन नहीं हो सकती, तो फिर आप सिर्फ एक्स एक्सिस में ही उसको रोटेट करा सकते हैं। ठीक है,
अब आ जाए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15.8। 15.8 आपको क्या कह रहा है कि हाउ वुड यू पोजीशन अ फ्लैट लूप ऑफ द वायर इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सो दैट देयर इज नो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप। अब ये वही सिचुएशन, ये देखें मैंने क्या कर दिया, मैं चाह रही हूँ कोई ईएमएफ इंड्यूस ना हो, तो आप क्या करेंगे, आप अपने फ्लैट लूप को, फ्लैट लूप ये इस तरह का एक प्लेन की तरह होता है, ABCDA, इस तरह एक क्लोज लूप है। फ्लैट का मतलब है कि इस तरह से रेक्टेंगुलर क्लोज लूप आपने लिए और उसको पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड कर दिए। जैसे जो बात मैं आपको ऊपर समझा रही थी कि अगर आप उसको पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लेकर जाएंगे तो फिर तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी ना, तो उसको आपको किस डायरेक्शन में लेके जाना था, फिर परपेंडिकुलर यानी एक्स एक्सिस में। इसी तरह अब आप अगर ये चाह रहे हैं कि इंड्यूस ईएमएफ जो है ना हो, तो फिर आप उसे पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करा लें। अब जब आप उसे पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव कराएंगे तो क्या होगा, यही आपका जो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला E = VBL sin थीटा। अब आपका थीटा 0 होगा, और जब थीटा 0 होगा तो इंड्यूस ईएमएफ भी जो है वो 0 हो जाएगी, बिकॉज आप अगर फ्लैट लूप को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेके जाते हैं तो उस वक्त आपकी कोई ईएमएफ और करंट जो है वो इंड्यूस नहीं होगी। सो इफ द फ्लैट लूप ऑफ द वायर इज प्लेस्ड पैरेलल टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नो फ्लक्स चेंजेस थ्रू इट, तो फिर उससे कोई चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं आएगा, और जब कोई चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं आएगा हैंस नो ईएमएफ इंड्यूस, तो कोई ईएमएफ और जब ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कोई करंट भी इंड्यूस नहीं होगी इस तरह के केस में, जब वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड आप उसको मूव कराएंगे। अब आ जाए, नाउ कम अप टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 15.9। 15.9 क्या कह रहा है कि इन अ सर्टेन रीजन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स वर्टिकली डाउन। वर्टिकली डाउन का मतलब है यहाँ पे इन टू द पेपर। अगर आप देखें कि अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन टू द पेपर है, ये क्रॉस से आप उसको शो कर रहे हैं, तो व्हेन अ प्लेन फ्लाइज ड्यू नॉर्थ, या आप इसकी डायरेक्शन देख सकते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, 4 डायरेक्शंस है। अब अगर आपका प्लेन जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी इन टू द पेपर, तो फिर विच विंग टिप इज पॉजिटिवली चार्ज, तो कौन सा विंग टिप होगा इस प्लेन का जिसपे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो ये वेस्ट विंग टिप होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको याद हो, ये मैग्नेटिक जो फोर्स होना चार्ज पार्टिकल, जब हमने देखा था मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला था F = Q × V × B, तो ये वो फार्मूला था। और राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर आपका प्लेन जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी एक और एक्सिस में यानी इन टू द पेपर है, यानी पीछे अगर आप Z एक्सिस लगा लें और Y एक्सिस में अगर आपका प्लेन मूव कर रहा है, तो आपकी जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स वो उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में ये V × B की डायरेक्शन होगी। ठीक है, उसी से आपकी मैग्नेटिक फोर्स की भी डायरेक्शन आती है ना, जिसमें V × B की डायरेक्शन होगी। तो फिर इसका मतलब है वो कौन सी डायरेक्शन होगी, ये वाली वेस्ट विंग टिप, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो ये इस तरह से आप देखेंगे इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड व्हेन एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ देन द पॉजिटिव चार्ज इन द विंग विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी उस पॉजिटिव चार्ज पे, और ये फार्मूला होता है उस मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल F = Q × V × B। देन अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल शोज दैट दिस फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ V × B, और V × B आपने वो राइट हैंड रूल देखा था कि अगर Y डायरेक्शन में अगर आपका प्लेन फॉर एग्जांपल मूव कर रहा है और एक्स एक्सिस में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो फिर मैग्नेटिक फोर्स तीसरे एक्सिस में होगी Z एक्सिस, और वो आपकी वेस्ट विंग टिप को शो करेगी। सो शोज दैट दिस फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ V × B दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट, हैंस द लेफ्ट विंग टिप, ये जो वेस्ट वाली है आपकी लेफ्ट विंग टिप, वो पॉइंटिंग टुवर्ड्स द वेस्ट इज चार्ज्ड पॉजिटिवली, तो फिर इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वेस्ट विंग टिप पे। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल है। अब हम आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है 15.10। शो दैट ई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, बड़ी दफ़ा ये क्वेश्चन जो है वो आपके पास्ट पेपर्स में बोर्ड के एग्जाम्स में आया हुआ है। तो शो दैट ई यानी ईएमएफ जो है आपकी एंड डेल्टा फाइबर डेल्टा टी, जो आपका फेराडे लॉ में आपने किया है ना कि ईएमएफ इंड्यूस शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वो कह रहे हैं बताएं इन दोनों की सेम यूनिट्स हैं या आपने प्रूव करना है। अब ये प्रूव कैसे कर सकते हैं, आपको पता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो आपका वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज होता है, यानी E शुड बी इक्वल टू वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। सो E हैज द यूनिट, अब आपको पता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अगर आप इसकी यूनिट लिखें सो दिस इज जूल पर कूलम, क्योंकि वर्क की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। सो जूल पर कूलम आपने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा है कि दैट इज इक्वल टू वोल्ट। तो इसका मतलब है इंड्यूस्ड ईएमएफ की यूनिट तो आपकी हो गई वोल्ट। ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, आपने प्रूव करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी ईएमएफ इंड्यूस दैट शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड विच इज डेल्टा फाइबर डेल्टा टी। अब आपने एक इक्वेशन ये लिख ली, इसकी वैल्यू किसे कह लें, इक्वेशन नंबर 1 जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड यानी डेल्टा फाइबर डेल्टा टी आपने प्रूव करना है कि उसकी यूनिट भी वोल्ट है। अगर उसकी यूनिट भी वोल्ट आ जाएगी फिर ये दोनों इक्वेशंस
सेम हो जाएंगी तब हम कह सकते हैं कि ई शुड बी इक्वल टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी की यूनिट क्या बनती है, वेबर पर सेकेंड। यहाँ से आप देख सकते हैं क्योंकि डेल्टा फाई चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को शो करता है और मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। सो दिस इज वेबर पर सेकेंड। अब वेबर पर सेकंड कैसे वोल्ट के इक्वल हो सकता है, ये इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। वो कैसे करेंगे ये देखें। अगर आपको याद हो हमने कहा था कि एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई जो होता है उसकी एसआई यूनिट क्या थी, वेबर। और फाई जो है वेबर को जब आप इसमें करते थे फाई किसके इक्वल होता था, ठीक है, ये जो आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता था बी डॉट ए होता था ना। तो इसका मतलब है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाई जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है जिसकी यूनिट होती है वेबर, दिस शुड बी इक्वल टू बी डॉट ए। बी क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड, या जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कहते थे ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी आप इसको कहते थे। तो इसकी यूनिट क्या होती थी, टेस्ला। और एरिया की यूनिट क्या होती थी, मीटर स्क्वायर। अब यहां से आपके पास आ गई वेबर इज इक्वल टू टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, वेयर 1 टेस्ला किसके इक्वल होता था, टेस्ला इक्वल होता था न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। 1 टेस्ला किसके इक्वल होता था, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। अगर ये वैल्यू आप इधर पुट करें टेस्ला की जगह, ठीक है, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, यानी ये दोनों चीजें नीचे डिवाइड में आ जाएंगी ना, एम्पेयर और मीटर। तो 1 मीटर इस एरिया के मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सो दिस इज न्यूटन मीटर ओवर एम्पेयर इंटू सेकेंड। नो न्यूटन मीटर इज द जूल, जो कि आपकी वर्क की डेफिनेशन से भी आपको पता है कि व्हाट इज न्यूटन मीटर, दिस इज जूल। और एम्पेयर इंटू सेकेंड किसको कहते हैं, ये होता है आप जब करंट का फॉर्मूला पढ़ते हैं ना कि करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड जो है वो चार्ज को शो करता है जिसकी यूनिट होती है कूलम। सो दिस इज जूल पर कूलम एंड दिस जूल पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट। नाउ योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द right hand side, hence both EMF and delta phi by delta t carry the same units। आपने यही प्रूव करना था कि क्या इन दोनों की सेम यूनिट्स हैं, तो इस तरह से आपने इसको प्रूव कर दिए। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपने ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आज बताए हैं अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। कल इंशाल्लाह हम इसके बाकी के भी जो रिमेनिंग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो भी अटैम्प्ट करेंगे। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। That's all for today, students. If you have any queries, any problems, you can comment me in the comment section. You can subscribe and share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture, then press the like icon also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.